Welcome to my channel. I am Neel Kamal and today we are going to learn class 6 SPL, that is Social and Political Science, chapter number 4. So the name of the chapter is Key Elements of a Democratic Government. सबसे पहले ये ज़रूरी होता है कि हम अपने टॉपिक को बेहतर तरीके से समझ पाए। तो हमारा टॉपिक क्या कह रहा है? हमारा टॉपिक कह रहा है की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के की एलिमेंट्स क्या है? की एलिमेंट्स का क्या मतलब है? की एलिमेंट्स का मतलब है महत्वपूर्ण तत्व। महत्वपूर्ण तत्व यानी वो कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं जो होने से हम ये समझ पाएंगे कि हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है या कोई सी भी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का चैप्टर। ये आज का चैप्टर जो स्टार्ट है, ये आप मैप देख पा रहे होंगे अपनी बुक में। आप अपनी बुक में फ्रंट पेज पे एक मैप देख रहे होंगे, वर्ल्ड मैप, और उसमें दो जगह लोकेटेड है। एक है साउथ अफ्रीका, फर्स्ट इज साउथ अफ्रीका एंड द सेकेंड इज इंडिया, और दूसरा जो है वो है इंडिया। यानी मतलब कि हम इस चैप्टर में साउथ अफ्रीका के बारे में पढ़ेंगे और इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, साउथ अफ्रीका की जब बात करते हैं तो वहाँ पे जो लोग रहने वाले थे, साउथ इंडिया जो पॉपुलेशन था वो बहुत बटा हुआ था, वो बहुत। तो साउथ अफ्रीका में क्या था कि वहाँ डिफरेंट रेसेस के लोग रहते थे, सेवरल रेसेस के लोग रहते थे। सेवरल रेसेस में कौन कौन सी रेसेस है ये मैं अभी आपको बताती हूँ। लाइक वहाँ जो ब्लैक्स रहते थे वो नेटिव थे, वो वहाँ के वासी थे जो खुद साउथ अफ्रीका में रहते थे। इसके अलावा वाइट्स थे, यूरोपियंस। वाइट्स थे, वो यूरोपियंस थे जो वहाँ सेटल डाउन होने के लिए आए थे, जो वहाँ पे सेटल होने के लिए आए थे। और इसके अलावा इंडियंस थे, इसके अलावा इंडियंस थे जो कि लेबर और ट्रेडर्स के रूप में वहाँ पे गए थे। तो इस तरह से साउथ अफ्रीका में जो लोग रहते थे, जो पॉपुलेशन रहती थी, वो अलग अलग रेसेस में डिवाइडेड थी। तो कहानी शुरू होती है एक माँ और एक बेटी, माया नायडू जोहान्सबर्ग में रहने वाली 11 इयर्स की एक लड़की थी। और वो अपनी मम्मी के साथ, जैसे होता है ना कि हम लोग अपने थोड़े थोड़े दिनों बाद सफाई करते हैं बक्से वगैरह की, ठीक उसी तरह उसकी मम्मी सफाई कर रही थी और माया नायडू जो थी अपनी मम्मा का हेल्प कर रही थी। फिर क्या हुआ कि किसी एक बक्से में उसे एक स्क्रैप बुक मिला। उस स्क्रैप बुक में तकरीबन 15 साल के एक लड़के की तस्वीर थी और कई तस्वीरें थी, पेपर कटिंग्स थे, आर्टिकल्स थे, बहुत सारे पिक्चर्स थे। तो उसे बहुत ताज्जुब हुआ कि मम्मा ये किसकी तस्वीर है। उसने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी ये किसकी तस्वीर है, इतनी सारी तस्वीरें हैं इस स्क्रैप बुक में। तो उसकी मम्मी ने बताया कि ये एक हेक्टर पीटरसन की तस्वीर है। हेक्टर पीटरसन एक तकरीबन 15 साल का लड़का था, उसे पुलिस ने गोली मार दी थी। तो बच्चे को बहुत ताज्जुब हुआ कि 15 साल के बच्चे को किसी पुलिस ने गोली मार दी, आखिर क्यों, उसका क्या गुनाह था, हेक्टर पीटरसन ने ऐसा क्या किया था, उसकी क्या गलती थी कि उसे पुलिस ने गोली मार दी और वो मर गया। और इतने सारे आर्टिकल्स, इतने सारे फ़ोटोज़ जो हैं वो पब्लिश हुए। तो माया नायडू की मम्मी उसे एक सिस्टम के बारे में बताती है और उस सिस्टम के बारे में बताते बताते उनके मन में काफ़ी रोष, काफ़ी गुस्सा हो जाता है, उनकी आवाज़ में बहुत तल्खी आ जाती है जब वो ये बताती हैं कि पहले के समय में साउथ अफ्रीका जो था वहाँ पे एक स्पेशल लॉ चलता था। उस लॉ का नाम था अपार्थाइड। अपार्थाइड लॉ, और यू कैन से इट सिस्टम। सो अपार्थाइड लॉ जो था या अपार्थाइड सिस्टम जो था, दिस सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन separation of different races. This system was based on separation of different races. So apartheid का क्या मतलब होता है? Apartheid system means separation on the basis of race. तो साउथ अफ्रीका में
ये सिस्टम चल रहा था, अपार्थाइड सिस्टम। और इस सिस्टम में जो डिफरेंट रेसेस के लोग थे, जो सेवरल रेसेस के लोग वहाँ पे रहते थे, उन लोगों को बिल्कुल अलग अलग कर दिया गया था, एक दूसरे से काट। तो माया नायडू की मम्मी, माया नायडू की जो मदर थी, वो उसे स्टोरी बता रही थी कि किस तरह से अपार्थाइड सिस्टम में जो लोग थे वो किस तरह से परेशान थे, क्योंकि उन्हें पूरी तरह से एक दूसरे से अलग कर दिया गया था। होता क्या था कि इन्हें ना तो ये अलाउड था कि एक दूसरे के साथ मिलजुल के रह सके। जैसे देखिए कि दीज रेसेस वर नॉट अलाउड टू मिंगल विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ मिलजुल नहीं सकते थे। टू लिव नियर टू ईच अदर, एक दूसरे के करीब भी नहीं रह सकते थे, ये जो अलग अलग ग्रुप्स जो मैंने आपको बताए। और इवन टू यूज़ कॉमन फैसिलिटी, और जो कॉमन फैसिलिटीज़ होती है जो सभी के लिए होती है वो भी यूज़ नहीं कर सकते थे। तो एक मिक्स्ड कैटेगरी था, एक इंडियंस थे, दूसरे वाइट्स थे, और जो इंडियंस थे या जो ब्लैक थे, जो नेटिव्स थे, उन लोगों को कोई से राइट्स भी नहीं थे। उन लोगों के लिए हर चीज़ अलग अलग थी। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि हॉस्पिटल्स जो थे वो दोनों के लिए अलग अलग थे। मीन्स वाइट्स के लिए अलग था, और जो अलग कैटेगरीज थी उन रेसेस के लिए अलग हॉस्पिटल्स थे। एम्बुलेंस की बात करें तो वो भी अलग अलग था। एम्बुलेंस जो वाइट्स के लिए होते थे वो बिल्कुल वेल इक्विप्ड होते थे, लेकिन जो दूसरे ग्रुप्स के लिए होते थे, दूसरे रेसेस के लिए होते थे, उनमें किसी तरह की कोई सुविधा नहीं होती थी। फिर आप देखें तो उनके लिए ट्रेन्स और बसेस भी अलग अलग थे, और यहाँ तक तो छोड़ दीजिए, बल्कि उनके लिए बस स्टॉप भी अलग अलग होते थे। मीन्स वो लोग एक दूसरे से इतनी दूरी बरतते थे कि एक दूसरे के साथ मिलजुल के बिल्कुल भी नहीं रहते थे। क्यों था ये भाव? आप ये भी एक दिमाग में आएगा कि आखिर क्यों था। तो देखिए, जो वाइट्स थे, जैसे हमारे यहाँ भी यूरोपियंस आए थे, ब्रिटिशर्स आए थे, तो वो अपने आप को सुपीरियर समझते थे, और जो यहाँ के नेटिव्स थे उनको वो समझते थे कि ठीक है, ये सिविलाइज्ड नहीं है। तो यही मनोभावना उनकी वहाँ भी थी, वहाँ भी वो यही सोचते थे, क्योंकि उन्होंने अफ्रीका को भी एक कॉलोनी बनाई हुई थी। तो वहाँ भी इनका वही सोचना था कि यूरोपियंस जो हैं वो ज़्यादा सिविलाइज्ड हैं, इसीलिए उन्हें हर तरह की फैसिलिटी मिलनी चाहिए, हर तरह की सुविधा मिलनी चाहिए, हर तरह का जो अच्छा इलाका हो, जो बेस्ट लैंड होता था वो उनके लिए अवेलेबल होता था, और जो वर्स्ट लैंड होता था वो इस तरह के ग्रुप के जो लोग थे उनको दिया जाता था। तो उनके अंदर ये सुपीरियरिटी की भावना थी। यहाँ के लोगों को, जो नेटिव्स थे उनको, और जो मिक्स्ड ग्रुप के थे उनको, वो लोग कहीं ना कहीं हीन समझते थे, और इसीलिए उनको किसी भी तरह की फैसिलिटी देने को तैयार नहीं थे। जब ये सामान्य सी फैसिलिटी नहीं थी तो फिर पॉलिटिकल राइट्स की तो बात ही भूल जाइए। सो जितने भी मिक्स्ड ग्रुप के लोग थे, जो नेटिव्स थे, उन्हें राइट टू वोट भी नहीं था। तो ये कंडीशन थी अपार्थाइड सिस्टम में। बात हम कर रहे थे हेक्टर पीटरसन की। पीटरसन के साथ क्या हादसा हुआ कि उसे गोली मार दी गई। तो जैसा कि मैंने बताया कि वो तकरीबन 15 साल का लड़का था और स्कूल में पढ़ता था। सोवेटो मीन्स साउथ वेस्टर्न टाउनशिप। ये एक साउथ वेस्टर्न टाउनशिप जो थी, एक ब्लैक टाउनशिप थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन्हें वाइट्स के इलाके में रहना अलाउड नहीं था, इसीलिए उन्हें एक अलग टाउनशिप बनाई गई थी उनके लिए, जो थी साउथ वेस्टर्न टाउनशिप। यहीं का रहने वाला था हेक्टर पीटरसन। तो हेक्टर पीटरसन का गुनाह क्या था आखिर? तो वहाँ क्या सिस्टम था कि जो यूरोपियंस थे वो अफ्रीकांस पढ़ते थे। अफ्रीकांस एक लैंग्वेज थी जो बोलते थे, वो जो यूरोपियंस थे वो अफ्रीकांस लैंग्वेज बोलते थे, और स्कूलों में भी यही भाषा सिखाई जाती थी, यही भाषा पढ़ाई जाती थी। हेक्टर पीटरसन ने अपने फ्रेंड के साथ मिलकर इसका प्रोटेस्ट किया, और उसने बोला कि नहीं, हमें ये भाषा नहीं पढ़नी है, बल्कि हमें वो भाषा पढ़नी है जो हम बोलते हैं, और वो भाषा थी जुलू। हेक्टर पीटरसन ने अपने फ्रेंड के साथ जो प्रोटेस्ट किया, तो उसका ये कहना था कि हम इस भाषा को नहीं पढ़ना चाहते, बल्कि हम अपनी भाषा जुलू पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि अफ्रीकांस यूरोपियंस बोलते थे और जुलू जो थे वहाँ के नेटिव्स बोलते थे। तो इसीलिए जो है सो इस प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश की गई, और हेक्टर पीटरसन को पुलिस की एक गोली लग गई और वो मारा गया। ये घटना 16 जून 1976 की है। 16 जून 1976 में ये दुर्घटना हुई कि पुलिस की गोली से एक 15 साल का बच्चा, जिसका नाम हेक्टर पीटरसन था, वो मारा गया। और उसकी ही कहानी माया नायडू को उसकी मदर सुना रही थी।
और इस कहानी के जरिए उसने उस सिस्टम को समझा दिया जो कि उस समय में साउथ अफ्रीका में चलता था, और वो सिस्टम था अपार्थाइड सिस्टम। या साथ ही साथ इस अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, तो इस अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने भी स्ट्रगल किया, जिसके नेता नेल्सन मंडेला थे। और नेल्सन मंडेला जो इस अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के लीडर थे, उन लोगों के संघर्ष की बदौलत 1994 में साउथ अफ्रीका बिकम्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री, यानी साउथ अफ्रीका जो है वो एक लोकतांत्रिक देश बन के उभरा। तो ये कहानी तो थी साउथ अफ्रीका की। अब हमें तो इस चैप्टर का जो अगला सब टॉपिक है वो है पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन का क्या मतलब है? हिस्सा लेना। किस चीज में हिस्सा लेना? आखिर किस चीज में डेमोक्रेटिक कंट्री की बात हम कर रहे हैं? हमने साउथ अफ्रीका का एग्जांपल देखा, हमने ये देखा कि वहाँ पे किस तरह से स्ट्रगल हुआ, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने किस तरह से नेशनल मूवमेंट को वहाँ लेड किया, और उसके जो लीडर थे उनका नाम नेल्सन मंडेला था। और हमने विक्टर का भी एग्जाम्पल देखा। तो यहाँ पे जब हम पार्टिसिपेशन की बात करते हैं तो हम आखिर किस चीज में पार्टिसिपेशन की बात करते हैं? तो बच्चों, आप जानते हो कि हमारे यहाँ जो इलेक्शंस होते हैं वो एवरी 5 ईयर्स पे होते हैं। क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री में जब हम पार्टिसिपेशन की बात करते हैं तो सबसे बड़ा पार्टिसिपेशन तो है हमारा सरकार के निर्णयों में हिस्सा लेना और उन निर्णयों को इम्प्लीमेंट करना। और ये हम कैसे करते हैं? ये काम हम इलेक्शन के जरिए करते हैं। हम क्या करते हैं कि अपने बिहाफ पे अपने लीडर को चुनते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, और वो हमारे बिहाफ में डिसीजन लेते हैं। ठीक है, हमने जिसे रिप्रेजेंटेटिव चुना, लोगों ने जिसे रिप्रेजेंटेटिव चुना, वो उनके बिहाफ में सारे डिसीजंस लेते हैं। तो जब वो सारे डिसीजन लेते हैं तो ऐसी बात नहीं है कि वो अपनी मनमर्जी से सारे डिसीजन ले लेते हैं, क्योंकि उन्हें लोगों की डिमांड्स को, लोगों की वॉइस को अपने दिमाग में रखनी होती है, और उसी के ऊपर बेस होकर वो कोई डिसीजन लेते हैं। दूसरी बात ये होती है कि हम इलेक्शन की बात कर रहे हैं, और इलेक्शन जो है वो हर 5 साल के बाद होता है। तो एक सवाल उठ रहा होगा आपके मन में, वाई डू वी हैव रेगुलर इलेक्शन? क्यों हर 5 साल के बाद इलेक्शन होता है? हम 5 साल के बाद अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, है ना? लेकिन आप देखेंगे कि जिस भी व्यक्ति को हमने चुना वो सिर्फ 5 साल तक ही रूल कर सकता है। उसके बाद यदि उसे फिर से रूल करना है तो उसे री इलेक्ट होना पड़ेगा। तो जब री इलेक्शन की बात होती है तब हम असल में अपनी शक्ति को पहचान पाते हैं कि हमारे में, यानी कि सिटीजन्स में कितना पावर है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि रेगुलर इलेक्शन से फायदा क्या है? इस तरीके से क्या होता है, जब रेगुलर इलेक्शन होता है तो जो गवर्नमेंट का पावर है उसको हम लिमिट कर सकते हैं, यानी गवर्नमेंट अपनी मनमानी नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है कि जिससे हमने चुना वो एक बार चुनने के बाद अपनी मनमानी करेगा। तो उसे जनता के मन की बात और मन की आवाज को सुननी ही होगी, और उसी के आधार पे वो कोई सा भी डिसीजन लेगा, क्योंकि वो लोगों के लिए आंसरेबल है, क्योंकि लोगों ने उसे चुना है, लोगों ने ही उसे वोट दिया है और वो आगे लीडर बना है, तो वो लोगों के लिए आंसरेबल है, उसे जवाबदेही देनी होगी, उसकी जवाबदेही बनती है जनता के प्रति। ठीक है। अब ये भी सवाल उठता है कि ठीक है, एक तो हो गया वोटिंग, ठीक है, वोटिंग के थ्रू हम पार्टिसिपेट करते हैं। एक तो हमने बोला हम पार्टिसिपेशन पढ़ रहे हैं, हमारा जो हेडिंग है वो है पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो हमने एक देख लिया कि ठीक है, सभी के पास जो 18 ईयर्स और अबव 18 ईयर्स है उनको क्या होने चाहिए? वोटिंग राइट्स होने चाहिए, क्योंकि वोटिंग राइट्स के थ्रू वोटिंग राइट्स होने चाहिए, क्योंकि वोटिंग राइट्स के थ्रू जो पीपल है वो गवर्नमेंट की वर्किंग में, गवर्नमेंट के प्रोसेस में जो है वो पार्टिसिपेट करती है, यानी हिस्सेदारी करती है, हिस्सा लेती है सरकार चलाने में। तो एक तो तरीका हो गया कि ठीक है, वोटिंग राइट्स हो गए। इसके अलावा और क्या हो सकता है? इसके बाद अदर वे ऑफ पार्टिसिपेटिंग क्या है? दूसरे और कौन कौन से रास्ते हैं? क्योंकि सभी को तो वोटिंग राइट्स सिर्फ एक जरिया है, लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री की जब हम बात करें तो सिर्फ एक ही जरिया नहीं होता है सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का, बल्कि बहुत सारे तरीके होते हैं जिनमें आप अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं।
और गवर्नमेंट की वर्किंग में हिस्सा ले सकते हैं। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, चलिए हम देखते हैं। तो दूसरा तरीका जो है गवर्नमेंट की वर्किंग में हिस्सा लेने का, पार्टिसिपेट करने का, वो है टेकिंग एन इंटरेस्ट इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। तो इंटरेस्ट कैसे ले सकते हैं गवर्नमेंट की वर्किंग में? हम कैसे इंटरेस्ट ले सकते हैं? हम इस तरीके से इंटरेस्ट ले सकते हैं कि गवर्नमेंट का यदि कुछ फैसला आया है और वो यदि हमें नापसंद हो तो हम उसे सही समय पे जब ज़रूरत हो उसको हम क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। हमें क्रिटिसाइज़ करने का अधिकार है। दूसरी चीज़ कि आप देखेंगे कि बहुत सारे और भी तरीके हैं। रैलीज़ है, यदि गवर्नमेंट की वर्किंग से आप खुश नहीं हो तो आप क्या करोगे? आप उस पर पार्टिसिपेट करने के लिए रैलीज़ निकालते हैं। आपने सड़कों पे देखा होगा, कई बार देखा होगा कि बहुत सारे लोग धरने पे बैठ जाते हैं कि ठीक है, जब तक हमारी डिमांड, हमारी मांग सुनी नहीं जाएगी तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। आपने देखा होगा बहुत लोग हंगर स्ट्राइक कर लेते हैं। स्ट्राइक कई बात मनवाने के लिए लोग सिग्नेचर कैंपेन निकालते हैं, यानी अपनी डिमांड को लिख के बहुत सारे लोगों से सिग्नेचर निकाल के उसको पेश किया जाता है कि ठीक है हमारी ये डिमांड है और इसको सुना जाए और इस पे कार्रवाई की जाए। इसके अलावा यदि देखें तो रैलीज है, सिग्नेचर है, धरना हो गया, स्ट्राइक हो गया, ये सब वो तरीके हैं जिससे हम अपने व्यू को सरकार तक पहुंचाते हैं और उसे ये बताते हैं कि सरकार को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो यही वो तरीके हैं जिनसे हम गवर्नमेंट की वर्किंग में हिस्सा लेते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो इस गवर्नमेंट की वर्किंग में हिस्सा लेने में आप देखेंगे तो रेडियो, टीवी और मीडिया को बहुत बड़ा हाथ है। आजकल तो सोशल मीडिया भी आ गया है, लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं और इस तरह की चीज़ों में हिस्सा लेते हैं। इसमें क्या होता है कि आप देखेंगे अक्सर, हाँ आपने देखा होगा कि शाम 5 बजते ही टीवी का कोई सा भी चैनल आप खोल लीजिए तो वहाँ कुछ ना कुछ डिस्कशन होता है जिसमें सरकार से रिलेटेड बातें होती हैं और उसके बारे में लोग अपने विचार रखते हैं, पक्ष में और विपक्ष में। ठीक है, तो ये सब वो तरीके हैं जिससे कि हम एज ए सिटीजन सरकार की वर्किंग में हिस्सा ले सकते हैं।